नामांकन भरने के साथ ही चुनाव प्रचार ने भी धीरे धीरे जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। झज्जर जिले में के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पसीना बहाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन झज्जर जिले में राजनीति का परिदृश्य क्या है, हार जीत के समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं झज्जर जिले के अनुभवी पत्रकार। उन्हीं से जानेंगे कि झज्जर जिले का राजनीतिक सलेरियो क्या है, माहौल क्या है, इन्हीं से बात करेंगे। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। विक्रम जी, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर आप किस प्रकार से बीजेपी या कांग्रेस के बीच जो है आपकी जो है उनका मुकाबला देखते हैं? देखिए प्रथम जी, झज्जर जिले की 4 सीटों में देखा जाए तो मामला अभी 50-50 है। झज्जर और बेरी जो है एक तरफा से दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के लिए, और बहादुरगढ़ और बादली में जो है बड़ा मुकाबला लोगों को देखने को मिलेगा। आज के दिन बड़ा मुकाबला है। आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां रहती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, दोनों जगह ये 2 निर्दलीय हैं कांग्रेस के बागी, उनको लेके जिस प्रकार के हालात रहेंगे उसी से आगे का इलेक्शन तय होगा। वर्तमान में जो है 50-50 अभी कहा जा सकता है जिले को। हितेंद्र जी, विक्रम जी ने कहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं जी। इस स्थिति को कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? बागी प्रथम जी खेल कभी से बिगाड़ते रहे हैं, आज से नहीं है, पुराना इतिहास आप देखो तो बागी अच्छो का खेल बिगाड़ देते हैं बागी। और विशेषकर हम झज्जर जिले की बात करें तो 4 सीट बेरी, बादली, बहादुरगढ़ और झज्जर। तो झज्जर और बहादुरगढ़ यहाँ पर तो कांग्रेस के बागी वाकई में खेल बिगाड़ने की स्थिति में हैं। बहादुरगढ़ की हम बात करें तो राजेंद्र जून और राजेश जून। राजेंद्र जून जहाँ कांग्रेस की टिकट पर है, राजेश जून कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, परंतु टिकट नहीं मिला तो आजाद वो मैदान में उतर गए हैं। उनके साथ भाजपा ने टिकट दिया है कौशिक जी को, दिनेश कौशिक जो पूर्व विधायक है उनके, नरेश कौशिक जो पूर्व विधायक है उनके छोटे भाई हैं दिनेश कौशिक हैं। तो वहां पर जो राजेश जून ने जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है तो वो बिल्कुल 2014 को दोहरा सकता है। यही स्थिति सेम की सेम थी कि कांग्रेस की टिकट पर राजेंद्र जून, राजेश जून आजाद प्रत्याशी, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो मौजूदा प्रत्याशी दिनेश कौशिक हैं इनके भाई नरेश कौशिक थे। तो राजेश जून ने इतनी अच्छी मात्रा में वोट प्राप्त की थी कि नरेश कौशिक दोनों के बीच से निकलकर विधायक बन गए थे। वही समय अपने आप को दोहराने जा रहा है। अब 2019 का जब चुनाव था तो राजेश जून ने कांग्रेस की टिकट मांगी थी और ना मिलने पर आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ना, फिर जो है उन्होंने कहा था कि आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार बड़ौदा सीट पर नरवाड़ को आश्वासन दिया था कि अगला चुनाव तुम्हारा होगा, तो बहादुरगढ़ सीट पर राजेश जून को वादा करके गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कि अगला चुनाव राजेश जून का होगा, पर इस बार वो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर दें। तो उनकी बात से सहमति जताते हुए राजेश जून ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना वादा नहीं निभा सके और फिर गेंद राजेंद्र जून के पाले में चलेगी, तो राजेश जून ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। और नामांकन उनका परसों या कल हुआ है। तो जो नामांकन में जो उनकी जो भीड़ उमड़ी थी वो अपने आप में इस इलाके के लिए एक इतिहास का काम कर गई। इतनी भीड़ कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में किसी प्रत्याशी के साथ आज तक नहीं देखी है। इसमें कतई को दो राय नहीं है कि राजेश जून बहादुरगढ़ में या तो इतिहास लिखेंगे या फिर 2014 की परंपरा को वो दोहरा सकते हैं। इनके बीच से दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक बनकर और चंडीगढ़ जाने का काम कर सकते हैं। हितेंद्र जी की बात से सरोकार रखते हुए मैं विक्रम जी एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि एक पुरानी कहावत है कि गांव की शोभा ने गीतवाड़ बता दिया करे। पुरानी बात है यार। अरे बागियों की जैसे बात है, बागी खेल बिगाड़ सके। मैं बहादुरगढ़ की बात तो हितेंद्र जी की ठीक मानूं, लेकिन झज्जर में बागी खेल बिगाड़ देंगे इसमें थोड़ा सा संशय है कि जिस प्रकार से नामांकन के दौरान जिस प्रकार से एक तरह से प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, उस शक्ति प्रदर्शन में जो बागी थे उनका जो भीड़ का जो मामला था वो एक तरह से हाशिए पर था, शून्य पर था। तो उसके बाद वो कैसे खेल बिगाड़ पाएंगे? झज्जर में खेल बिगाड़ने वाली देखिए प्रथम जी अभी स्थिति दिख नहीं रही,
क्योंकि इतना वजन जो है वो दिखा नहीं पाए अपने नामांकन में कोई भी प्रत्याशी। और अभी तो समय है, हो सकता है जो बागी हैं वो अपना नाम वापस भी ले लें अपने हालात को देख के। ऐसा बहादुरगढ़ जैसा माहौल यहाँ बागीवाड़ा झज्जर में दिख नहीं रहा। हाँ, बादली में जरूर कांग्रेस के बागी का माहौल दिख रहा है। जो जीता गुड़िया जो गुड़िया खाप ने उठाया है उसका माहौल अच्छा दिख रहा है, वो जरूर खेल बिगाड़ सकता है कुलदीप वत्स का। आप कह रहे हो कि वो खेल बिगाड़ सकता है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में जिस प्रकार से वहां नामांकन के दौरान जीते समर्थकों ने वोटिंग करी है, तो क्या उसका खमियाजा उस प्रत्याशी को नहीं भुगतना पड़ेगा? कुलदीप वत्स को देखिए, जीते गुड़िया पंचायती उम्मीदवार ठाया गुड़िया खाप के कंधों पे है वो, बिल्कुल 24 गांव के। जिस प्रकार से जीते को भी एक कमिटमेंट पिछले चुनाव में किया गया था कि अगला चुनाव आपका है बहादुरगढ़ के पैटर्न पे ही, तो वो जो है खाप के लोगों में नाराजगी है गुड़िया खाप के। एक बात मेरे विक्रम जी समझ में नहीं आती, अब 20 सीट्स है, 20 22 25 फार्म भरे गए हैं, 15 फार्म भरे गए हैं, लेकिन किससे भी प्रत्याशी से उससे दावेदार से पूछ लो तो वह एक बात जरूर कहेगा कि मेरे तो भूपेंद्र हुड्डा ने वादा करा था। ये वादा एक सा कराया था, उनसे सबसे कर रखा था। किस जैसे जीते की बात करूं मैं, लेकिन यह वादा तो वे और भी क्या है कि जिनने अपने फार्म भरे थे कांग्रेस के उस दावेदारी के लिए। देखिए, हम बंद कमरों में किए गए वादों का जिक्र नहीं कर रहे। राजेश जून से उसकी पंचायत में मंच से वादा किया था दीपेंद्र हुड्डा ने, और इन वादों का हम चर्चा कर रहे हैं। बंद कमरों में किए वादों की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। जो झज्जर के लोग 13-14 लोग हैं वो कह रहे हैं हमसे भी किया था, हम उन वादों की चर्चा ही नहीं कर रहे जो बंद कमरों में किए। आपने जीते ठेकेदार की बात, जो मंच से वादे किए गए हैं, जो खाली वायदा नहीं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से गुड़िया 24 के लोग जो गए थे टिकट मांगने के लिए इस बार जीते के साथ, वहाँ से जो बातें निकल के आई हैं, उन्होंने अपना वो बताया था कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट चाहिए, गुड़िया खाप में टिकट होनी चाहिए इस बार। तो वहाँ जिस प्रकार की बातचीत हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन लोगों के बीच में, जो चर्चा निकल के आ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो गुड़िया खाप में रही है वो उसका भी एक रिएक्शन है। तो हो सकता है अभी आखिर तक गुड़िया खाप के लोगों को भूपेंद्र हुड्डा मना लें, चुनाव का माहौल थोड़ा बन जाए। लेकिन आज के दिन जो है जीते गुड़िया की वजह से भाजपा बढ़त ले रही है बादली सीट के ऊपर। भाटिया जी, आप बताएं, बादली के चुनाव को जातीय समीकरण के आधार पर किस रूप में देखते हैं आप? प्रथम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये चुनाव हैं हमारे, चाहे लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, नामांकन से लेकर मतदान की आखिरी वोट तक जो है ये शेयर बाजार की तरह चलता है। आज स्थिति क्या है, कल स्थिति क्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो अभी तो हमें ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन सबसे आगे है। लेकिन आज अगर शेयर बाजार की बात आज की हम बात करें तो बादली के अंदर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश धनखड़ जी आगे हैं, क्योंकि जैसे अभी विक्रम जी ने कहा कि जीते ठेकेदार जो हैं वो कांग्रेस के एक बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना फार्म भरा है। ये तो आम साधारण जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है तो उसे पता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को ये हानि होने जा रही है। और धनखड़ साहब के साथ जो पहले का मैं बताऊं 2019 में हारने का कारण था कि कुछ ऐसे कारण रहे थे जिनके कारण ब्राह्मणों ने धनखड़ साहब को वोट नहीं दी थी। अब बीजेपी का जो कैडर है वो तो अपनी जगह स्थिर है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। वो सेंध लग रही है तो सेंध लग रही है कांग्रेस की वोटों के अंदर। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि आज की स्थिति के अंदर आज की बात करें तो धनखड़ साहब हमें इसलिए मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जीते ठेकेदार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बहादुरगढ़ में राजनीतिक समीकरण के राजनीतिक हालात क्या है बहादुरगढ़ के, बताइए। देखिए, इस पे भी आपने अभी चर्चा की है कि राजेश जून, जिनका बड़ा जिक्र आ रहा है कि निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में भी वो काफ़ी हजारों की संख्या में वोट ले चुके थे। और ये भी सच है कि हुड्डा साहब ने उनसे वादा भी किया था कि अगली बार टिकट आपको दिया जाएगा, लेकिन 2024 के इस चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने बड़े जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन वहीं देखने वाली बात यह है कि वो भी कह रहे हैं अगर मेरी ये जीत हुई तो ये मेरी जो जीत है ये मैं हुड्डा साहब की झोली में डालूंगा। अब ये देखना ये है कि देखिए, हुड्डा साहब बड़े राजनीति के बड़े अनुभव खिलाड़ी हैं, ठीक है। इससे पहले भी निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन किसी ना किसी बड़ी पार्टी के द्वारा दिया जाता रह चुका है। लेकिन अब बहादुरगढ़ के अंदर जैसे जैसे समय बीतेगा हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी ये देखेगी कि अगर राजेश जून का प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं इशारा राजेश जून की तरफ हो सकता है। रही बात आज की स्थिति के अंदर, आज की स्थिति में जिस प्रकार से
बहादुरगढ़ ने एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया है जो कि बहुत जाना पहचाना नहीं था और ब्राह्मण समाज से हैं, पूर्व विधायक के भाई हैं। तो आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं अन्य प्रत्याशियों को देखते हुए तो बीजेपी मुझे कहीं ना कहीं शहरी वोटरों के कारण बढ़त में दिखाई दे रही है। आप वहाँ ब्राह्मण की बात करते हो तो क्या ये स्थिति बादली पर लागू नहीं होती? बादली में भी ब्राह्मण प्रत्याशी एक है और जाट प्रत्याशी अन्य पार्टियों के कई कई खड़े हुए हैं, तो क्या इसका नुकसान यहाँ नहीं झेलना पड़ेगा? प्रथम जी, आपने सही प्रश्न किया है कि बहादुरगढ़ के अंदर और यहाँ बादली के अंदर अंतर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मैंने जैसे सबसे पहले आपको बताया है कि बादली के अंदर जो बीजेपी का कैडर है, जितने गांव हैं जो पहले धनखड़ के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ब्राह्मणों के बहुत कम गांव हैं। बहादुरगढ़ के अंदर ब्राह्मणों की संख्या मेरे अनुसार तो काफ़ी है बादली के बजाय। अब जो बादली के अंदर पासौर गांव है वो बादली गुलिया खाप के साथ जुड़ा हुआ गांव है, चाहे वो ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, लेकिन गुलिया तीसा के अंतर्गत आता है। और ये मैं आपको भी अच्छी तरह पता है, गुलिया जो तीसा है या गुलिया की जो पंचायत है बड़ी दमदार पंचायत है, क्योंकि उसके अंदर चाहे जितने भी गांव आते हैं, चाहे किसी भी जाति के, तो वो अपनी खाप के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हितेंद्र जी, अक्सर देखा गया है, अब सब डिवीजन की बात करें, बादली के सब डिवीजन की, तो ये तो सच्चाई है कि ये भाजपा कार्यकाल में बना, ये भी सच्चाई है कि केएमपी भाजपा कार्यकाल में बना, ये भी सच्चाई है कि एम्स की 4 दीवारी के बाद भूमि पूजन यहाँ पर यदि बिल्डिंग बनवाई गई तो वे भाजपा शासन है। लेकिन इन सब बातों को ओम प्रकाश धनखड़ कैश नहीं कर पा रहे। मंच से तो बोलते हैं लेकिन कैश नहीं कर पा रहे। इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसका सीधा सा कारण ये है कि जाटों ने अभी ओम प्रकाश धनखड़ को नेता मानने से इनकार कर दिया है। प्रथम जी, सीधी और सरल सी बात है कि बादली की हम बात करें, मैं आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा कि बादली विधानसभा की जो आप बात करते हो कि तो बादली में जाटों ने 2014 के बाद, जाटों की बहुतायत संख्या है तो जाटों का एक वहां पे बहुतायत है, तो बादली सीट जाटों की गिनी जाती है, क्योंकि जिले में एक सीट ब्राह्मण को देते हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी। भाजपा ब्राह्मण का जो कोटा बहादुरगढ़ में पूरा कर रही है और कांग्रेस ब्राह्मण का कोटा बादली को दे रही है। 2014 की आप बात कर लीजिए, 2014 में जब अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी ने चुनाव लड़ा तो मैं नहीं मानता कि जाटों ने जो है कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया। उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ के लिए वोट किया और ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जीतकर चंडीगढ़ पहुंचे और कई अच्छे मंत्रालय, जिनमें कृषि मंत्रालय भी एक था, और उनमें शामिल रहे, अच्छे मंत्रालय उनको मिले और वो मंत्रालय उनको मिले तो धनखड़ साहब ने बादली की जनता को, धनखड़ साहब बड़े परिपक्व नेता हैं, उनको कई बार पत्रकारिता करते हुए मैंने उनसे कई विषयों पर लंबी बातचीत की है। तो किसी भी विषय को आप उठा लें, ऐसा लगता है कि इस विषय में भी चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ पीएचडी किए हुए हैं। वो सच में, वो जनता उनको स्वीकारे ना स्वीकारे एक अलग विषय है, पर वो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, उनका ज्ञान बहुत अच्छे लेवल का है। अब आ गया 2019 में भी मैं इस बात को नहीं मानता कि जाटों ने बहुतायत संख्या में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिया। अगर जाट बहुतायत संख्या में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट करते तो जजपा की सीट पर संजय कबलाना को करीब 28,000 वोट कहां से मिले? तो क्योंकि जजपा नहीं बनी थी और जजपा का एक अच्छा आगाज उन दिनों हरियाणा में हुआ था, तो बादली की जनता ये सीट, बादली की सीट को जजपा को देना चाहती थी। इसलिए जो है जाटों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ओम प्रकाश को, धनखड़ को कम वोट कर और संजय को ज्यादा वोट किए, जजपा को, परंतु और इसलिए जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए। अब की बार उस संजय के जो है, संजय कबलाना के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपने ओम प्रकाश धनखड़ ने संजय को बिल्कुल हाल में ही भाजपा ज्वाइन कराई, ताकि उनके 28,000 वोट जो जजपा के भी थे उन पे जो है विशेष तौर पर नजर है। अब अगर उन वोटों में से बहुतायत संख्या में ओम प्रकाश धनखड़ को वोट मिले, जिसकी उम्मीद भी है, अगर जाट कोई वोट देना चाहता है, क्योंकि जाट बाहुल्य सीट है और पिछले करीब 1.5 दशक से ये सीट ब्राह्मण लेकर चले जाते हैं, तो इस बात का बादली के जाटों में दुख भी है। और वो शायद, मेरा ये मानना है कि इसी सोच को रखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ बिल्कुल कांटे का मुकाबला देंगे। तो सिर्फ इतना है कि जाट उनको कब स्वीकृति देते हैं, कब ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आप आ जाओ, क्योंकि उन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल को जब नेता माना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट वोट के लिए तरस गए
गए थे। नॉन जाट हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगकर उनको एमपी बनाता था, परंतु जाट चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार की तरफ ही जाता था। जाटों ने पलटा खाया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस दिन अपना लिया, उस दिन विभिन्न अन्य दल, यहां तक कि कांग्रेस के जाट नेता भी तरस रहे हैं कि वो जाटों के नेता बन जाए, परंतु आज तक बनने में कोई नाकामयाबी रहे हैं। जिस दिन ओम प्रकाश धनखड़, क्योंकि पार्टी में वो हैसियत रखते हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रखते हैं, जिस दिन जाटों की यह बात समझ में आ गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विशेषकर झज्जर जिले के समझ में आ गई कि बात अगर रोहतक की चौधर की जा सकती है तो झज्जर की चौधर की भी की जा सकती है। रोहतक आपको ये कहे कि रोहतक और झज्जर तो भाई एक ही बात थी, एक बात नहीं थे भाई साहब, हम कल भाई थे, आज हम न्यारे न्यारे हो चुके हैं। हमारा घर अलग है, उनका घर अलग है, उनका विकास अलग है, हमारा विकास अलग है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो मैं तो ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, वाकई में झज्जर जिले की जनता को रिक्वेस्ट करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ को अपनाएं, उनको सर माथे पर बैठाएं, वो झज्जर जिले को वाकई में आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। आज के दिन पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। जी जी। क्या मानते हैं कि झज्जर जिले में कितनी सीट कांग्रेस की मानते हैं आप? देखिए प्रथम जी, मैंने बताया आज के दिन जो है 2 सीटें क्लियर हैं और 2 सीट पे मुकाबला है। रही बड़े मार्जिन की बात, तो सबसे जो बड़े मार्जिन दो सीटें आप कौन सी क्लियर मानते मैं झज्जर और बेरी मानता हूँ कांग्रेस की। बेरी डॉक्टर साहब के बारे में कहा जाता है वो 1 साल पहले तय कर देते हैं कि उनके सामने प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो अनुभव है 6 बार का, वो बिल्कुल सेट पहले ही 6 महीने पहले ही चुनाव सेट कर देते हैं कि किसको कहाँ से उतारना है, किसको निर्दलीय उतारना है। उनके बारे में तो ये कहा जाता है सामने वाली पार्टी की टिकट भी वही तय करते हैं कि मेरे सामने चुनाव कौन लड़ेगा। इसी का वो फायदा उठाते हैं, चुनाव में इतनी मेहनत करते नहीं दिखाई देते, वो पहले ही अपना इलेक्शन सेट कर देते हैं। तो 2 सीटें बिल्कुल क्लियर हैं कांग्रेस की। 2 सीटों पे बड़ा मुकाबला है। जैसे भाई ने कहा धनखड़ साहब के बारे में, धनखड़ साहब ने जो बादली के लिए किया है, अगर बादली के लोगों ने उसके बारे में सोच लिया तो सीट बीजेपी की झोली में जाएगी, क्योंकि रूल से हटके कुलाना का कॉलेज, गांव में पाटौदा में 3 मंजिला रेस्ट हाउस, ये चीज़ें झज्जर में क्या पूरे हरियाणा में कभी नहीं देखी गई और बीजेपी सरकार में तो कतई नहीं देखी गई, क्योंकि बेरी और लगातार डिगल में महिला कॉलेज की बात होती रही, नहीं बनाया गया, लेकिन कुलाना में रूल तोड़ के बना दिया गया। मनोहर सरकार में विक्रम जी, आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप इनकी बात करते हो, लेकिन जिस प्रकार से झज्जर के जिले के रोडों की सड़कों की हालात है, जिस तरीके की मूलभूत जरूरतों की हालात है, समस्याएं हैं, उसको भी लोग पानी पी करके बीजेपी सरकार को भी कोस रहे हैं और ओम प्रकाश धनखड़ भी को क्या ये बातें वहां सामने नहीं आएंगी क्या? ये बात देखिए, जिस प्रकार से सरकार बनने के बावजूद मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मैं विक्रम जी आपकी बात को मैंने 2-3 गांवों में धनखड़ जी के साथ दौरा किया है कि वहां ये जगह चौपाल में लोग जो है चौपाल में भी नहीं गए और बाहर खड़े रहे, लेकिन चौपाल में जाकर के अंदर जाकर के और ओम प्रकाश धनखड़ की बातों को सुनना तक मुनासिब नहीं समझा। और वहां की औरतें, ग्रामीण अंचल की औरतें हैं, वो बीजेपी को और खास करके धनखड़ को अपना निशाना बनाते हुए दिखाई दी। तो उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि बादल से ओम प्रकाश धनखड़ विजयी होंगे। मैं ये कह रहा हूं, जिस दौरान धनखड़ जी मंत्री रहे, उस दौरान जो उन्होंने काम करवाए थे, अगर वो बादली की जनता के समझ में आते तो दूसरे टर्म में भी वो मंत्री होते और अच्छे काम होते। लेकिन धनखड़ साहब को जिस प्रकार से पूरे जिले को खामियाजा भुगतना पड़ा धनखड़ जी को सरकार होने के बावजूद हराने का, ये जो और दूसरी पार्टी की जो बीजेपी के अंदरूनी राजनीति रही, मनोहर लाल खट्टर के साथ जिस प्रकार से उनके मधुर संबंध थे धनखड़ साहब के, वो जग जाहिर हैं और उन संबंधों का खामियाजा इस जिले को भुगतना पड़ा और यहाँ के विकास कार्य रुके रहे। जिस प्रकार से आखिरी जब 6 महीने में नायब सैनी की सरकार बनी, उसके बाद यहाँ एक वो जो जितेंद्र भाई बता रहे थे वो सड़क वाली बात और 2-4 जो काम हुए हैं वो उसके बाद हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने जिस प्रकार से सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ के बड़े नेता ना बन जाए, इसलिए अंदरूनी राजनीति के चलते यहाँ के विकास कार्य पूरे 5 साल अपने सेकंड टर्म में रोक के रखे। जब पहले 5 साल में मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, उसका यहाँ के जिले को बड़ा फायदा मिला और वो हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसका यहाँ के जिले को फायदा मिला था। हर गांव में जिस प्रकार से ओपन जिम, दूसरी सुविधाएं बादली के लोगों को देखने को मिली, वो अब उस टाइम को याद करेंगे तो हो सकता है ओम प्रकाश धनखड़ एक बड़े मार्जिन से भी जीत जाएं। और अगर वो उनके काम को नहीं देखेंगे
तो बड़े कुछ- बड़े मार्जिन से हार भी सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता फिर। लेकिन संजय कबलाना का ओम प्रकाश धनखड़ को आज के दिन बड़ा फायदा मिल रहा है, कुलदीप वत्स को जीते गुड़िया का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दो ही चीजों का चुनाव है। तो ये थे जिले के अनुभवी पत्रकार जिन्होंने वर्तमान विधानसभा चुनाव की मौजूदा स्थिति को अपने शब्दों में जो है चिन्हित करके बताया है कि किस प्रकार की राजनीति, और स्पष्ट रूप से कहा कि झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें तो कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो है झज्जर और बेरी। लेकिन बादली और बहादुरगढ़ सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला हो सकता है, और वो जो है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में जो है ये सीटें जा सकती है। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।